ये जो नंबर्स है ना, ये सिर्फ बैलेंस शीट का नंबर नहीं है। ये जो ऑफशोर कंपनीज दिख रही है, ये सिर्फ फॉरेन रजिस्ट्रेशंस नहीं है। ये जो मॉरिशस फंड का नाम आ रहा है, ये सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है। और ये जो रिपोर्ट लिखने वाले लोग हैं, ये सिर्फ ऑब्जर्वर नहीं होते, इनका खुद का बिजनेस मॉडल होता है। आज हम बात करेंगे हिंडनबर्ग और अडानी रिपोर्ट पर और उसके की फाइनेंशियल पॉइंट्स पर। इस रिपोर्ट पर बात करने से पहले एक बेसिक सवाल समझना जरूरी है कि हिंडनबर्ग आखिर है कौन और हिंडनबर्ग पैसा कैसे कमाता है। हिंडनबर्ग एक रिसर्च कंपनी है जो अमेरिका से बिलोंग करती है और ये कोई गवर्नमेंट एजेंसी नहीं है, ना ही एक कोई एनजीओ है। ये एक प्राइवेट फर्म है जो पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज पर डीपली फाइनेंशियल रिसर्च पब्लिश करती है। और हिंडनबर्ग का काम होता है नंबर्स देखना, फाइलिंग्स एनालाइज करना, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को समझना और फिर अपनी फाइंडिंग्स को पब्लिक करना। अब दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल है कि हिंडनबर्ग अर्न कैसे करता है, हिंडनबर्ग का बिजनेस मॉडल क्या है। हिंडनबर्ग का बिजनेस मॉडल ट्रेडिशनल ब्रोकरेज जैसा नहीं है। ये फर्म अक्सर उन कंपनीज के शेयर पर शॉर्ट पोजीशन लेते हैं जिन पर वो रिसर्च पब्लिश करते हैं। शॉर्ट सेलिंग का सिंपल शब्दों में मतलब ये होता है, अगर किसी को लगता है कि किसी कंपनी का शेयर ओवर वैल्यूड है तो वो पहले उन शेयर को बेचता है और बाद में सस्ता होने पर खरीदता है। बेचने और खरीदने के बीच का जो डिफरेंस है वही उसका प्रॉफिट होता है। अब देखिए, इसको एक छोटे एग्जांपल से समझते हैं। अगर किसी कंपनी एक्स का शेयर 100 रुपीज़ का है, हिंडनबर्ग उसके 100 शेयर पहले बोरो करता है, उसके बाद उसको मार्केट में बेचता है। बेचने पे उसको 100 शेयर के 100 रुपीज़ के हिसाब से 10,000 मिले। 10,000 मिलने के बाद वो अपनी रिपोर्ट को पब्लिश करता है, जिससे कंपनी का शेयर मान लो अगर गिर के वो 70 पे आ गया, 70 पे आ जाने के बाद वो स्टॉक को फिर से खरीदता है। उन शेयर को फिर से खरीद के 7,000 में इन्वेस्ट हो गया। उसके बाद बचा जो 3,000 है वो उसका प्रॉफिट होता है और उससे वो जो 7,000 से जो 100 शेयर खरीदे थे उससे वो जहाँ से उसने 100 शेयर बोरो किए थे उनको लौटा देता है। तो बचा जो 3,000 का जो बीच का जो था ना, वही गैप उसका प्रॉफिट होता है। देखिए, अडानी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का रेवेन्यू 2018 से लेकर 2022 तक एक नोटिसेबल चेंज के साथ बढ़ा है। जो रेवेन्यू 2018 में 10 बिलियन के आसपास था वो 2022 में पहुंच के 70 बिलियन के आसपास पहुंच गया था। इसी चीज ने गौतम अडानी को दुनिया का तीसरा सबसे रिचेस्ट पर्सन बना दिया था। देखिए, रिपोर्ट का एक और इंपॉर्टेंट हिस्सा याद रखना जरूरी है, विनोद अडानी का ऑफशोर एंटिटी नेटवर्क। रिपोर्ट के मुताबिक विनोद अडानी और उनके क्लोज एसोसिएट मॉरिशस, साइप्रस और यूएई, सिंगापुर और कई आइलैंड्स जैसे जुरिडिक्शन में डजन्स ऑफ ऑफशोर एंटिटीज ऑपरेट करते थे। अगर हम इस डायग्राम को उस बैकग्राउंड में देखें तो एक चीज क्लियरली नोटिस होती है, दुबई, सिंगापुर और हांगकांग वही जुरिडिक्शन है जहां ऑफशोर एंटिटीज बनाना, ऑपरेट करना और ओनरशिप को लेयर्ड बनाना रिलेटिवली आसान होता है। डायग्राम में जो इंटरमीडिएटरी कंपनीज शो कर रही है, जैसे चौकसी डायमंड्स या गोदामी इंटरनेशनल लिमिटेड या ओस्मान देव इंटरनेशनल लिमिटेड, ये डायमंड ट्रेडिंग फर्म्स है। रिपोर्ट का कहना है कि ऐसे एंटिटीज का रोल सिर्फ फिजिकली ट्रेड करने तक लिमिटेड नहीं होता है। इन्वेस्टिगेटर्स ऐसे केसेस में ये एग्जामिन करते हैं कि कहीं ये एंटिटीज रिलेटेड पार्टीज तो नहीं है या फिर उसका यूज फंड्स को एक जुरिडिक्शन से दूसरा जुरिडिक्शन तक रोटेट करना तो नहीं है। रिपोर्ट जो फर्स्ट ब्लॉक है जिसमें दिखाई दे रहा है अडानी फैमिली प्राइवेट ऑफशोर एंड ट्रस्ट कंपनीज, ये वो प्राइवेट एंटिटीज है जो इंडिया के बाहर ऑपरेट करती है। दूसरे ब्लॉक में जो दिख रहा है अडानी ग्रुप लिस्टेड कंपनीज, ये वो कंपनीज है जो अडानी स्टॉक मार्केट, जो इंडिया के स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है और यहाँ पब्लिक इन्वेस्टर का पैसा भी इन्वॉल्व होता है। तीसरे ब्लॉक में जो दिख रहा है वो मॉरिशस फंड्स एंड शेल एंटिटीज है। अब एरो को ध्यान से देखिए, डायग्राम के मुताबिक लिस्टेड कंपनीज से पैसा प्राइवेट ऑफशोर ट्रस्ट की तरफ ज़्यादा दिखाया गया है, फिर वहाँ से मॉरिशस बेस्ड फंड्स में फ्लो होता है और वापस इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के फॉर्म में अडानी ग्रुप की लिस्टेड कंपनीज में एंटर करता है। इस पूरे प्रोसेस को फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी में राउंड ट्रिपिंग कहते हैं।
देखिए, राउंड ट्रिपिंग का मतलब होता है पैसा घूम फिर कर आखिर में वहीं लौट आना जहाँ से शुरू हुआ था, लेकिन बीच में अलग-अलग ज्यूरिडिक्शन और एंटिटीज़ का यूज़ करके। सबसे पहले 2 टेक्निकल टर्म्स क्लियर कर लेते हैं, प्रमोटर ग्रुप होल्डिंग और शेयर प्लेजिंग का मतलब क्या होता है। प्रमोटर ग्रुप होल्डिंग का मतलब होता है कंपनी के टोटल शेयर में कितना हिस्सा प्रमोटर के पास है, और शेयर प्लेजिंग का मतलब होता है प्रमोटर अपने शेयर को लोन लेने के लिए बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास गिरवी रख देते हैं। अब टेबल को ध्यान से देखिए, इसमें दिख रहा है कि ज़्यादातर अडानी ग्रुप कंपनीज में प्रमोटर शेयर होल्डिंग काफ़ी हाई है, कई केसेस में 70% से भी ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल, अडानी पावर में प्रमोटर होल्डिंग लगभग 75% है और उसमें से 25% शेयर प्लेस किए हुए हैं, यानी प्रमोटर ने अपने काफ़ी बड़े स्टेक को लोन के बदले कोलेटरल के तौर पर यूज किया है। अडानी पोर्ट्स में भी प्रमोटर होल्डिंग 65% से ज़्यादा है और लगभग 17% शेयर प्लेस दिखा रहे हैं। और कंपनी में जैसे अडानी टोटल गैस, अंबुजा सीमेंट, एसीसी या अडानी बिलमार, यहाँ पर प्लेसिंग जीरो दिखा रही है, जो ये बता रहा है कि वहाँ प्रमोटर्स ने अपने शेयर गिरवी नहीं रखे हैं। अब यहाँ गवर्नमेंट और रेगुलेटर्स का एंगल आता है। सेबी के रूल्स के मुताबिक शेयर प्लेसिंग इलीगल नहीं है, लेकिन जब प्रमोटर होल्डिंग ऑलरेडी बहुत हाई हो और प्लेस्ड शेयर भी ज़्यादा हो तो रेगुलेटर्स और इन्वेस्टर रिस्क को ज़्यादा क्लोजली देखते हैं, क्योंकि अगर शेयर प्राइस शार्पली गिरता है तो बैंक्स मार्जिन कॉल्स लगा सकते हैं, जिससे प्रमोटर्स को एडिशनली शेयर बचाने के लिए प्लेस करना पड़ता है। इससे स्टॉक पर और प्रेशर आ सकता है। अब देखिए, हम एक साथ 3 अलग-अलग डेटा पॉइंट्स को देखेंगे और ये तीनों मिलाकर रिपोर्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल खड़ा करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि करंट रेशियो क्या होता है। करंट रेशियो और लिक्विडिटी रिस्क। करंट रेशियो और लिक्विडिटी रिस्क का आपस में क्या संबंध है? तो उसको देखने के लिए 1 मिनट। यस, करंट रेशियो का क्या मतलब होता है? कंपनी के पास शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन चुकाने के लिए कितनी लिक्विड एसेट्स अवेलेबल हैं। सिंपल शब्दों में, अगर करंट रेशियो 1 से नीचे हो तो इसका मतलब होता है कंपनी के शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज उसके शॉर्ट टर्म एसेट से ज़्यादा है। अब टेबल को देखिए, रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ग्रुप के 7 की लिस्टेड कंपनीज में से 5 कंपनीज का करंट रेशियो 1 से नीचे है। फॉर एग्जांपल, अडानी ग्रीन एनर्जी का रेशियो 0.5 है, अडानी टोटल गैस का रेशियो 0.2 है और अडानी एंटरप्राइजेज का रेशियो 0.7 था। इसका सीधा मतलब ये है कि शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी प्रेशर एग्जिस्ट करता है। ये इलीगल नहीं है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कैपिटल इंटेंसिव बिजनेसेस में ये रिस्क फैक्टर माना जाता है और इसीलिए रेगुलेटर्स और लेंडर्स इसको क्लोजली ट्रैक करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं व्हाट इज पीई रेशियो एंड वैल्यूएशन रेशियो। अब देखते हैं यहाँ पे कि जैसे पीई रेशियो, प्राइस टू सेल्स रेशियो, ईवी और ईबीटीडीए। नॉर्मली इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में स्लो ग्रोथ, स्टेबल कैश फ्लो और कंपैरेटिवली लो वैल्यूएशन मल्टीपल्स के साथ ट्रेड करती है। लेकिन यहाँ डेटा दिखाता है कि अडानी लिस्टेड कंपनीज टेक कंपनीज जैसे वैल्यूएशन मल्टीपल्स पर ट्रेड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अडानी ग्रीन का पीई रेशियो 800 टाइम से ज़्यादा है और अडानी टोटल गैस का पीई रेशियो 830 टाइम से ज़्यादा है, जबकि इंडस्ट्री एवरेज 20 to 25x के आसपास होना चाहिए। इस गैप को रिपोर्ट इम्प्लाइड डाउनसाइड के कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन करती है। देखिए, इस टर्म को हम अभी समझते हैं, यानी अगर वैल्यूएशन इंडस्ट्री एवरेज पर आ जाए तो थ्योरेटिकल प्राइस करेक्शन कितनी हो सकती है, उसको इम्प्लाइड डाउनसाइड के टर्मिनोलॉजी से समझाया गया है। ये फिगर्स फ्यूचर का प्रेडिक्शन नहीं होते हैं, लेकिन वैल्यूएशन स्ट्रेस को हाईलाइट करते हैं। देखिए, इसमें लास्ट 3 ईयर्स का स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस दिया गया है। डेटा के मुताबिक अडानी एंटरप्राइजेज का स्टॉक 1398% बढ़ा, जबकि अडानी टोटल गैस का 2121%, अडानी ग्रीन एनर्जी का 908%, और इस सर्च के बाद ये कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी मार्केट के कंपनी में शामिल हो गई। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात है, ये स्टॉक्स निफ्टी 50 और MSCI इंडिया इंडेक्स का हिस्सा भी बने। इसका मतलब ये होता है कि डोमेस्टिक और फॉरेन पैसिव फंड्स ऑटोमेटिकली इनमें इन्वेस्ट करते हैं। रिपोर्ट यहीं पर सवाल उठाती है, जब वैल्यूएशन बहुत हाई हो, लिक्विडिटी रेशियो वीक हो और प्राइस शार्पली बढ़े हो, तो क्या ये ग्रोथ सिर्फ फंडामेंटल से ड्रिवन थी या इसमें और फैक्टर भी शामिल थे? गवर्नमेंट और रेगुलेटर के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो यहीं पर रेगुलेटर्स का रोल आता है। सेबी जैसे बॉडी जैसे सिनेरियो में प्राइस, रिकवरी, लिक्विडिटी और शेयर होल्डिंग पैटर्न को एनालाइज करते हैं। देखिए, एनालिस्ट कवरेज डाटा कम क्यों है? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एनालिस्ट कवरेज होता क्या है। स्टॉक मार्केट में एनालिस्ट वो प्रोफेशनल होते हैं जो कंपनी के फाइनेंशियल एनालिसिस करके रिपोर्ट्स, टारगेट प्राइसेस और इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन पब्लिश करते हैं। जनरली जितनी बड़ी और ज़्यादा लिक्विड कंपनी होती है उतनी ज़्यादा एनालिस्ट कवरेज होती है। अब ये टेबल को देखिए, इसमें लेफ्ट साइड पर अडानी ग्रुप की लिस्टेड कंपनीज है और बीच में दिखाता है कि ब्लूमबर्ग के मुताबिक जनवरी 2023 तक कितने एनालिस्ट उन्हें एक्टिवली कवर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अडानी ग्रीन एनर्जी में सिर्फ 1 एनालिस्ट है और अडानी एंटरप्राइजेज में सिर्फ 2 एनालिस्ट है और अडानी ट्रांसमिशन में भी सिर्फ 2 एनालिस्ट है और अडानी टोटल गैस में भी सिर्फ 1 एनालिस्ट है। अब राइट साइड कंपैरिजन दिया गया है सेम मार्केट कैप साइज की दूसरी इंडियन कंपनीज का, जैसे बजाज फाइनेंस में 33 एनालिस्ट है, लार्सन एंड टर्बो में 44 एनालिस्ट है, HCL टेक्नोलॉजी में 46 एनालिस्ट है, ITC में 36
37 एनालिस्ट है। यहाँ सवाल नेचुरली उठता है, जब कंपनी इतनी बड़ी है तो एनालिस्ट कवरेज कम क्यों है? देखिए, इस रिपोर्ट का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसका फोकस सिर्फ एलिगेशंस पर नहीं है। रिपोर्ट ये भी दिखाती है कि अडानी ग्रुप पर क्या एलिगेशंस लगे, उन एलिगेशंस पर कंपनी ने क्या रेस्पॉन्स दिया और उन दोनों के बीच कौन कौन से डेटा गैप्स अभी भी क्लियर नहीं हो पाए। यानी ये रिपोर्ट सिर्फ सवाल नहीं उठाती, बल्कि ये भी बताती है कि कौन से सवालों के जवाब अभी इनकम्प्लीट या अनक्लियर है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रिपोर्ट खुद को जज के रोल में भी नहीं रखती। यहाँ पर ना किसी को दोषी घोषित किया गया है, ना किसी को क्लीन चिट दी गई है। रिपोर्ट सिर्फ फैक्ट्स, नंबर और इनकंसिस्टेंसीज टेबल पर रखती है। रिपोर्ट को समझने के लिए सिर्फ हिंडनबर्ग का एंगल देखना काफी नहीं है और ना ही सिर्फ अडानी ग्रुप का रिस्पॉन्स देखना काफी होगा। बैलेंस व्यू तब बनता है जब आप एलिगेशंस, रिबटल्स एंड मिसिंग डिस्क्लोजर तीनों एक साथ देखते हो, क्योंकि बिना दोनों साइड समझे किसी भी फाइनेंशियल रिपोर्ट पर पहुंचना या फाइनेंशियल ओपिनियन बनाना इन्वेस्टर के लिए रिस्की हो सकता है। अब हम आते हैं रिपोर्ट के सबसे ज्यादा चर्चित और कंट्रोवर्शियल एलिगेशंस पर। स्टॉक मैनिपुलेशन। हिंडनबर्ग का सबसे पहला क्लेम शेल कंपनीज को लेकर है। शेल कंपनीज का मतलब होता है ऐसी कंपनी जो सिर्फ पेपर पर एग्जिस्ट करती हैं, ना कोई बड़ा बिजनेस, ना रियल ऑपरेशंस। रिपोर्ट के मुताबिक मॉरिशस और यूएई जैसे ऑफशोर लोकेशन में ऐसी एंटिटीज का यूज करके एक्चुअल ओनरशिप को ऑब्सक्योर किया गया। दूसरा एलिगेशन शेयर प्राइस को आर्टिफिशियली सपोर्ट करने का है। हिंडनबर्ग कहते हैं कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन और ऑफशोर स्ट्रक्चर के जरिए शेयर में बाइंग सेलिंग का ऐसा पैटर्न बनाया गया जिससे मार्केट को लगे कि डिमांड नेचुरली हाई है। इसका असर क्या होता है? इसका इन्वेस्टर को लगता है कि कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, जबकि असली डिमांड और रिस्क क्लियरली रिफ्लेक्ट नहीं होता। तीसरा और शायद सबसे टेक्निकल पॉइंट, फ्री फ्लोट मैनिपुलेशन। जब किसी कंपनी के शेयर का ज्यादा हिस्सा एक ही ग्रुप या लिंक्ड एंटिटीज के पास होता है तो मार्केट में फ्री ट्रेड होने वाले शेयर्स काफी कम रह जाते हैं। इस लिमिटेड सप्लाई के कारण थोड़े से ट्रेड भी प्राइस को ज्यादा मूव कर देते हैं, जो मैनिपुलेशन रिस्क को बढ़ा देता है। लेकिन एक बात यहाँ क्लियर होनी चाहिए, ये एलिगेशंस हैं, फाइनल कंक्लूजन नहीं। स्टॉक मैनिपुलेशन का प्रूफ रेगुलेटर्स की डिटेल इन्वेस्टिगेशन, ट्रेड डेटा एनालिसिस और लीगल फाइंडिंग्स के बाद ही तय होता है। अब बात करते हैं इस रिपोर्ट के एक और सेंसिटिव हिस्से की, प्रमोटर होल्डिंग स्ट्रक्चर। सबसे पहले समझते हैं एलिगेशंस क्या है। हिंडनबर्ग का कहना है कि अडानी ग्रुप की प्रमोटर होल्डिंग ऐसे स्ट्रक्चर की गई है कि वो सेबी के रेगुलेटरी लिमिट्स के बिल्कुल पास रह सके, उन्हें टेक्निकली क्रॉस ना करें। यानी पेपर पर सब लीगल दिखे लेकिन कंट्रोल प्रमोटर के पास फिर भी काफी ज्यादा रहे। दूसरा एलिगेशन और भी सीरियस है। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ प्रमोटर लिंक्ड एंटिटीज को प्रमोटर शेयर होल्डर्स के रूप में दिखाया गया है। इससे होता क्या है, पब्लिक शेयर होल्डिंग का परसेंटेज आर्टिफिशियली बड़ा दिखता है, जबकि एक्चुअल कंट्रोल एक ही ग्रुप के पास कंसंट्रेटेड रहता है। और यहीं आता है तीसरा कंसर्न, रेगुलेटरी रिस्क। अगर प्रमोटर होल्डिंग और पब्लिक होल्डिंग्स के बीच का डिस्टिंक्शन क्लियर और ट्रांसपेरेंट ना हो तो सेबी के डिस्क्लोजर नॉर्म्स और ट्रांसपेरेंसी रूल्स का वॉयलेशन होता है। हिंडनबर्ग का कहना है कि इतनी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के कारण रेगुलेटर्स के लिए रियल ओनरशिप और कंट्रोल समझना और इन्वेस्टर के लिए रिस्क असेस करना दोनों मुश्किल हो जाता है। अब बात करते हैं अडानी ग्रुप के रेस्पॉन्स के बारे में। जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तो सिर्फ एलिगेशंस ही नहीं आए, बल्कि उस रिपोर्ट पर भी सवाल उठने लगे। अडानी ग्रुप का कहना था कि रिपोर्ट सिलेक्टिव और मैलिशियस है, मतलब सिर्फ वही डाटा दिखाया गया है जो एक नेगेटिव नैरेटिव बनाता हो। उनका आर्गुमेंट ये था कि चेरी पिकिंग की गई है। चेरी पिकिंग का यह मतलब है कुछ पुराने केसेस को उठाया गया लेकिन उनका कॉन्टेस्ट रेजोल्यूशन के बाद के डिस्क्लोजर को इग्नोर कर दिया गया। देखिए, यहाँ पे ग्रुप ने ये भी कहा कि काफ़ी एलिगेशंस पुरानी इन्वेस्टिगेशन पर बेस्ड है, जिनके ऊपर पहले ही रेगुलेटरी एक्शन हो चुका है था या जो कोर्ट्स और एलिगेशन के सामने क्लियर हो चुकी है। इसलिए अडानी के हिसाब से रिपोर्ट में पुरानी कहानी को नया शॉक वैल्यू दिया गया है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात आती है कि मार्केट में परसेप्शन भी उतना ही पावरफुल होता है जितना डेटा होता है, और इसी परसेप्शन पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। बड़ा सवाल है कि अडानी ग्रुप पर कर्ज का बोझ इतना ज़्यादा था कि सिस्टम हिल सकता हो। अडानी का कहना था कि उनका मेजोरिटी डेट शॉर्ट टर्म स्पेकुलेटेड डेब्ट नहीं है, बल्कि लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे पोर्ट्स, पावर प्लांट्स, ट्रांसमिशन लाइंस नॉर्मली 20-30 साल के कैश फ्लो मॉडल पर चलते हैं। उन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि पोर्ट्स और पावर जैसे कोर एसेट्स से स्टेबल और प्रेडिक्टेबल कैश फ्लो आते हैं, जो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल रीपेमेंट को सपोर्ट करते हैं। मतलब पेपर पर डेट बड़ा हो सकता है लेकिन उसके पीछे रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट भी खड़े हैं।
अब देखते हैं सबसे क्रिटिकल पॉइंट को, क्या ये सब कानून के दायरे में हो रहा था? अडानी ग्रुप का ऑफिशियल स्टैंड ये रहा कि प्रमोटर होल्डिंग सेबी के रूल्स के अंदर थी, डिस्क्लोजर नॉर्म्स, लिमिट और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स का प्लान किया गया। ग्रुप ने ऑफशोर एंटिटीज के साथ इलीगल लिंक्स को क्लियरली डिनाई किया। साथ ही ये भी कहा गया कि कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो वो रेगुलेटरी प्रोसेस का हिस्सा है और जब तक कोई फाइनल फाइंडिंग्स नहीं आते तब तक एलिगेशंस को वर्दिक समझना गलत होगा। बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा है, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, पावर, ग्रीन एनर्जी और जो इंडिया की लॉन्ग टर्म ग्रोथ, एनर्जी सिक्योरिटी और कनेक्टिविटी से डायरेक्टली लिंक है। उनका आर्गुमेंट ये था कि स्टॉक मार्केट वोलेटिलिटी को बिजनेस फेलियर के साथ कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। शेयर प्राइस गिरना बढ़ना एक फाइनेंशियल फेनोमेना हो सकता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि एसेट या ऑपरेशंस बंद हो रहे हैं। रिपोर्ट आने के बाद क्या हुआ? जब 2023 में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पब्लिक हुई तो उसका सबसे पहला और सबसे विजिबल इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पर दिखा। जैसे ही एलिगेशन सामने आए, अडानी ग्रुप के शेयर में शार्प फॉल देखने को मिला। यहाँ ये समझना जरूरी है कि मार्केट किसी जजमेंट का इंतजार नहीं करता, मार्केट सिर्फ रिस्क को प्राइस इन करता है। रिपोर्ट ने अनसर्टेनिटी क्रिएट की। अगर एलिगेशन सच निकले तो, अगर रेगुलेटर्स एक्शन लेते हैं तो इस सर्टेनिटी या इस अनसर्टेनिटी के कारण कुछ दिनों में मार्केट कैपिटलाइजेशन से बिलियंस वाइप आउट हो गए। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ आता है। इनिशियल शॉक के बाद मार्केट हमेशा एक ही डायरेक्शन में नहीं जाता। कुछ हफ्तों के अंदर कुछ अडानी स्टॉक्स में पार्शियल रिकवरी भी दिखने लगी। इसका मतलब ये नहीं था कि एलिगेशंस खत्म हो गए हैं, इसका मतलब था कि सेलेक्टिव इन्वेस्टर ने यह सोचा कि रिस्क है लेकिन बिजनेस एसेट्स भी रियल है। इसी बीच अडानी इंटरप्राइजेस का एफयू विड्रॉल करना एक साइकोलॉजिकल झटका था। एफयू विड्रॉल ने मैसेज दिया कि मार्केट कॉन्फिडेंस फ्रेजाइल है, वोलेटिलिटी भी खत्म नहीं हुई है। जनवरी 2023 में रिपोर्ट आने के बाद पूरे साल इन्वेस्टिगेशंस और एलिगेशंस और स्क्रूटनी का दौर चलता है। उसके बाद सेबी इंक्वायरी शुरू करती है, सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में प्रोसेस आगे बढ़ता है और फिर आता है अगस्त 2023, जब सुप्रीम कोर्ट को सेबी बताता है कि अब तक इन्वेस्टिगेशन में कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिला जो अडानी ग्रुप के खिलाफ सीरियस वायलेशन प्रूव करे। यही मूवमेंट इम्पोर्टेंट था क्योंकि यहीं से नैरेटिव थोड़ा सा शिफ्ट होता है पैनिक से प्रोसेस की तरफ। फिर आता है जनवरी 2024, सुप्रीम कोर्ट अपना फाइनल ऑर्डर पास करता है, केस प्रोसीजरल तौर पर क्लोज होता है। पब्लिक डिस्क्लोजर में क्लीन चिट कहा गया, लेकिन असल मतलब ये था कि इस स्टेज पर लॉ के हिसाब से कोई प्रूवन रॉन्ग डूइंग स्टेबलाइज नहीं हुई। ये ना तो ब्लैंकेट प्रूव हुआ था और ना ही एलिगेशन का फाइनल वर्डिक्ट, बस एक रेगुलेटरी क्लोजर था। इसके बाद मार्केट का बिहेवियर भी बदलता है, वॉलेटिलिटी कम होती है, इन्वेस्टर के सेंटिमेंट्स बदलते हैं और उसके बाद अब आता है 18 सितंबर 2025, जब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली हिंडनबर्ग के कुछ की एलिगेशंस को डिसमिस कर दिया और सेबी ने अपने फाइनल ऑर्डर में कंक्लूड किया जो एक्विजिशन, स्टॉक मैनिपुलेशन और रिलेटेड पार्टी क्लोजर के खिलाफ लगे थे उन्हें स्टेबलाइज नहीं किया जा सकता, उनमें कोई वोल्यूशन नहीं पाया गया। इस ऑर्डर में सेबी ने स्पेशली बताया कि जो फंड्स ट्रांसफर और ट्रांजैक्शन हिंडनबर्ग ने हाईलाइट किए थे वो उस समय के एप्लीकेबल रूल्स के अंदर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस नहीं माने जाते और कोई फ्रॉड, मिस इम्प्रिजनमेंट या फिर मिस प्रेजेंटेशन ऑफ फंड्स भी प्रूव नहीं हुआ। इस अनाउंसमेंट के तुरंत बाद 19 सितंबर 2025 का ट्रेडिंग सेशन में अडानी ग्रुप के लिस्टेड स्टॉक को ब्रॉडली बेल्ट रैली आई। थैंक यू।